सो रिकग्निशन ऑफ स्टेट में एक्सप्रेस हो सकता है जब हमने एक्सप्रेसली बोला, इम्प्लाइड जब हमने बोला नहीं पर उसने समझ लिया अपने आप। तीसरा कंडीशनल, हमने कोई कंडीशन लगा के उसको बोला कि तब हम तेरे को रिकॉग्नाइज करेंगे। और फोर्थ प्री मैच्योर, मतलब बस कुछ हुआ ही तो हमने प्री मैच्योरली डिफेक्ट ही मान लिया कि हाँ ये एग्जिस्टेंस में है। तो ये चार केसेस में हम रिकॉग्नाइज करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए? तो सबसे पहले वहाँ पे पॉपुलेशन होनी चाहिए, दूसरा उसका टेरिटरी होना चाहिए, तीसरा उसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, फोर्थ सॉवरेनिटी होनी चाहिए। इफ़ेक्ट क्या होता है? अगर हम किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो क्या हो सकता है, उसके पास इफ़ेक्ट क्या क्या आ सकते हैं? तो कैन बी स्यूड, वो उसको स्यू कर सकते हैं। वो उसको डिप्लोमेटिक रिलेशन और प्रिविलेजेस रखने के हक राइट्स मिल जाते हैं। सोवरेन इम्यूनिटी जो होती है वो उसको मिल जाती है। और रेट्रोवेटिव इफेक्ट ऑफ पास्ट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स हो जाते हैं और पोजीशन प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब इसमें दो तरीके के रिकग्निशन होते हैं, डी जियो रिकग्निशन एंड डी फैक्टो रिकग्निशन। डी फैक्टो रिकग्निशन मतलब फैक्चुअल रिकग्निशन हो गया, फैक्ट से ही हमने रिकग्नाइज कर लिया। और डी जियो रिकग्निशन हमने उसको प्रॉपर राइट्स दिए गए। तो हम पढ़ते हैं डी फैक्टो पहले। तो ये क्या होता है, एक टाइप का प्रोविजनल या टेम्पररी है, लेसर डिग्री ऑफ रिकग्निशन दी जाती है, कंडीशनल होती है और कभी भी हम इस रिकग्निशन को वापस ले सकते हैं, कैन बी विड्रॉन। जब स्टेट किसी रिवोल्यूशन के थ्रू बनती है, रिवोल्ट के थ्रू बनती है, तब इसको डी फैक्टो रिकग्निशन दिया जाता है। रिलेशनशिप कैन बी इस्टेब्लिश्ड बट फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं बना सकता और फुल इम्यूनिटी टू डिप्लोमेट्स को नहीं मिलती है। कैन ये प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते अभी। डी जियोर में क्या होता है कि फॉर्मल और डेफिनेट रिकग्निशन मिल जाती है, फुलेस्ट काइंड ऑफ रिकग्निशन मिल जाती है, फाइनल मिल जाती है, इसको वापस कोई भी नहीं ले सकता। बाय पीसफुल और कंस्टिट्यूशन मीन्स के थ्रू आता है, ये कोई रिवॉल्ट के थ्रू नहीं आता। फुल रिलेशन बना सकते हैं और इम्यूनिटीज़ भी डिप्लोमेट्स को दी जाती है और ये अपना क्लेम प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट में कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ रिजीम ऑफ स्टेट। तो दो तरीके की चेंज हो सकता है, एक होता है नॉर्मल कोर्स के थ्रू जो कि डेमोक्रेसी के थ्रू होता है, एक सरकार गई दूसरी सरकार आई। और दूसरा कुप दी ईट। तो कुप दी ईट का मतलब है रिवोल्यूशन और रिवोल्ट के थ्रू आई, जो कि एक ने मतलब लोगों ने रिवोल्यूशन किया। पहले तो उनके पास छोटा लैंड का हिस्सा था जो कि इंसर्जेंट फोर्स बोला जाता है। फिर उन्होंने करते करते उन्होंने बड़ा लैंड का हिस्सा ले लिया, पूरी कंट्री ऑलमोस्ट ले ली, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री ले ली, स्टेट ले लिया। तो उसको बेलिजरेंट फोर्स कहा जाता है। इसको डी फैक्टो रिकग्निशन इस टाइम पे दे दिया जाता है। और अगर इन्होंने न्यू रिजीम लिया है तो इसको डी जियोर रिकग्निशन दिया जा सकता है। तो सबसे अगर इसमें केस लॉ देना हो तो अफ़गानिस्तान का दे सकते हो, जहाँ पे अफ़गानिस्तान में इंसर्जेंट फोर्स हुआ, फिर बेलिजरेंट फोर्स हुआ, फिर न्यू रिजीम आ गया। थ्योरीज ऑफ रिकग्निशन। थ्योरीज हो कंस्ट्रक्टिव कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, ओपन हेम ने बोली कि रिकग्निशन चाहिए। रिकग्निशन, सॉरी एक मिनट। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है सबसे पहली, जिसमें ओपन हेम ने फोकस किया कि फोकस किया कि रिकग्निशन पे। उन्होंने एट्रीब्यूट पे फोकस नहीं किया। उन्होंने कहा बस अगर एक कंट्री को, एक स्टेट को रिकग्नाइज करता है तो यही सब कुछ है, उसका एट्रीब्यूट छोड़ो भाड़ में, कि उसका लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव बॉडी है कि नहीं है, ये सब छोड़ो। दूसरा है डिक्लेरेटिव, कि मैंने एविडेंटरी थ्योरी, कि मैंने अपने कि एट्रीब्यूट है बट रिकग्निशन नहीं है। तो मैंने अपने आप को बोला कि हाँ भाई मैं एट्रीब्यूट सारे करता हूँ तो मैं खुद ही एक स्टेट हूँ। तो हॉल और फिशर ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया। तीसरी थ्योरी होती है मॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, जो कि कल्सन ने सपोर्ट किया। वो कहते हैं कि देखिए जी कि स्टेट का रिकग्निशन करना थ्योरी एक नेचुरल थ्योरी है। एसेंशियल एलिमेंट तो होने चाहिए, जो एसेंशियल एट्रीब्यूट है एक स्टेट को होने के लिए वो तो होने चाहिए, बट
जुडिशियल स्टेटहुड तभी मिलेगा जब रिकग्निशन हो। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि नेचुरल रिकग्निशन मिल जाएगा जब आपके पास एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, एसेंशियल एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं कंट्री के। बट जुडिशनल स्टेटहुड आपको तभी मिलेगा जब आपके पास लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हो। इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ रिकग्निशन, चार डॉक्ट्रिन ऑफ रिकग्निशन है। पहला है तोबर, दूसरा बेटनकोट, तीसरा स्टेमसन, चौथा इसरादा। तो ये चार डॉक्ट्रिन है। तोबर डॉक्ट्रिन में क्या होता है कि तोबर डॉक्ट्रिन बोलता है कि हम उन स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के थ्रू आई हो या इलेजिटिमेट डेमोक्रेटिक मीन से आई हो। दूसरा बेटन कोड क्या कहता है कि हम उन कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जो कि मिलिट्री पावर या मिलिट्री फोर्सेस की पावर से आई हो। तीसरा स्टेमसन क्या कहता है, हम वो कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जो एग्रेशन या इलीगल एक्ट के थ्रू आई हो। उनका टेरिटोरियल चेंज हुआ है बट वो इलीगल या एग्रेशन के थ्रू आया, तो इसको बोला जाता है एक्स इंजूरिया जस नॉन अरितर। और फोर्थ इस्त्रादा बोलता है हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे भाई डी फैक्टो एग्जिस्टेंस के बेसिस पे। सो डी फैक्टो मतलब अगर आपके स्टेट मतलब है, लेजिस्लेचर बन गया है तो हम आपको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम ना इंटरवीन करेंगे ना सेल्फ डिक्लेरेशन करेंगे, अगर आपने बोल दिया है हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। नोशन ऑफ इम्प्यूटेबिलिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट टॉपिक है 47। सो नोशन ऑफ इम्प्यूटेबिलिटी क्या होता है, ये एक प्रिंसिपल है जो कि इंटरनेशनली इलीगल एक्ट और ओमिशन को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब वो क्या बोलता है ये कि अगर कोई इलीगल एक्ट या ओमिशन होते हैं जिससे डैमेज होता है फॉरेन प्रॉपर्टी को या ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट अपरेटस को, तो वो कहता है कि ये उन लोगों को एट्रीब्यूट करता है, स्टेट को, ये स्टेट को ही एट्रीब्यूट करता है और ये स्टेट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हम होल्ड करते हैं। तो इंकर दैट स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको कहते हैं नोशन ऑफ इम्प्यूटेबिलिटी। ग्रोशियस और कंट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल लॉ, तो ग्रोशियस को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी बोला जाता है। मॉडर्न लॉ के में कहीं बहुत ही इनका रेफरेंस मिलता है। इन्होंने एक चीज़ पे फोकस किया था कि मिनिमाइज ब्लड शेड इन वॉर्स बाय कंस्ट्रक्टिंग ए जनरल थ्योरी ऑफ लॉ, जिसको जूरिस प्रूडेंशिया बोला जाता है, दैट वुड रिस्ट्रेन एंड रेगुलेट वॉर बिटवीन वेरियस इंडिपेंडेंट पावर इंक्लूडिंग स्टेट। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ मोनिज्म डुअलिज्म इन एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनेशनल एंड स्टेट। सो सबसे पहले डुअलिज्म है। डुअलिज्म कहता है कि फंडामेंटली जो इंटरनेशनल लॉ है और म्यूनिसिपल लॉ है ये अलग अलग लॉ है, फंडामेंटली अलग है। इनके कोड्स अलग होते हैं, इनके सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। कुछ मतलब डुअलिज्म इसलिए है क्योंकि अपना म्यूनिसिपल अपना इंडिविजुअल पे फोकस करता है बल्कि इंटरनेशनल स्टेट पे फोकस करता है। दोनों के सोर्सेज अलग अलग है। म्यूनिसिपल के सोर्सेज कोर्ट्स है, ये सब है, विद इन द फ्रेम ऑफ कोर्ट्स है एज ए authoritative supportive authoritative source of law। बट इंटरनेशनल में तो हम डिफरेंट प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स है। कस्टम्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसमें कहा जाता है कि सोर्सेस अलग है, प्रिंसिपल अलग है। स्टेट और लेजिस्लेचर और पेंटा संट सर्वंडा, मतलब कि हमको एग्रीमेंट फॉलो ही करना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल्स है। और डायनामिक बहुत है, इंटरनेशनल लॉ आपका डायनामिक बहुत है, म्यूनिसिपल आपका डायनामिक नहीं है, तो इसलिए इसमें डुअलिज्म बोला गया कि हाँ ये डुअलिज्म है। मोनिज्म में क्या कहता है कि भाई मोनिज्म कह रहा है कि देखिए जी जितना भी लीगल सिस्टम है यूनिवर्सली एक ही जगह पे अप्लाई होता है, वो होता है ह्यूमन कम्युनिटी पे।
सो कैसे आता है लॉ? वो एक नीड ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी के थ्रू आता है। बोथ आर कनेक्टेड एंड स्पीशीज़ ऑफ लॉ, इंटरनेशनल हो या म्यूनसिपल हो, दोनों एक दोनों स्पीशीज़ है लॉ के। स्टेट और इंटरनेशनल लॉ डायरेक्ट इनडायरेक्टली इंडिविजुअल को ही इम्पेक्ट करता है, तो इसलिए मोनिज़म एक ही लीगल थ्योरी को सपोर्ट करता है, मोनिज़म बोला जाता है। फिर स्पेशल अडॉप्शन ऑफ म्यूनसिपल लॉ, तो हो सकता है कि म्यूनसिपल लॉ ही कुछ अडॉप्ट करती हो इंटरनेशनल लॉ को, तो इसमें स्पेशल अडॉप्शन ऑफ म्यूनसिपल लॉ भी बोला गया है। ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनेशनल लॉ को ट्रांसफॉर्म करके म्यूनसिपल लॉ में लेके आके अप्लाई करने को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसके लास्ट टॉपिक है, लास्ट थ्योरी है डेलीगेशन, डेलीगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सो तो इसमें बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो कब और कहाँ पे इंटरनेशनल ट्रीटी कन्वेंशन अप्लाई होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में लिखा गया है, तो इसको डेलीगेशन बोला जाता है। सो इंटरनेशनल लॉ म्यूनसिपल लॉ को इंटरफेयर नहीं कर सकता है एज लॉन्ग एज रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर नॉट इंकॉर्पोरेटेड इन द म्यूनसिपल लॉ। तो अगर रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ जब तक म्यूनसिपल लॉज में खुद ना हो, तो इंटरनेशनल लॉ इंटरफेयर म्यूनसिपल लॉज के साथ नहीं कर सकता। अब आते हैं 50th टॉपिक में, जो कि है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी क्या किसे कहा जाता है? नेशनैलिटी लीगल रिलेशन होता है इंडिविजुअल का स्टेट के साथ, उससे रिलेटेड राइट्स एंड ड्यूटीज़ दी जाती है, इसलिए इस नेशनैलिटी का बहुत सिग्निफिकेंस होता है। राइट ऑफ स्टेट टू डिटरमाइन रूल ऑफ नेशनलिटी, ये सिर्फ स्टेट के पास ही राइट दिया गया है कि वो नेशनलिटी अपनी डिटरमाइन कर सके। कई तरीके के नेशनलिटी होती है, जैसे बाय बर्थ, जस्ट सॉली सेल्फ। सो अगर खुद वो पैदा हुआ है, जस्ट सॉली है, तो बाय बर्थ उसके पास नेशनलिटी है। जुस संगुइनिस, मतलब अगर पेरेंट्स उसके पैदा हुए हैं तो उसके भी बाय बर्थ नेशनलिटी मिल सकती है। नेचुरलिज्म, नेचुरलाइजेशन मतलब मैरिज के थ्रू या काफ़ी टाइम से रह रहा है या अडॉप्शन के थ्रू नेचुरलाइजेशन से उसको नेशनलिटी मिल गई। रिजम्पशन मतलब एक जगह की उसको ले ली थी फिर वापस दे दी, तो रिजम्पशन हो गया। सब्जुडिकेशन, सब्जुडिकेशन मतलब हो सकता है कि भाई ज़मीन ले ली दे दी, वो सब काम। सेसेशन, किसी और के साथ मर्ज होगी ज़मीन। स्टेट स्टेट ने कहा कि भाई मैं आज से इसका पार्ट हूँ, तो सेसेशन हो गया। सब्जुडिकेशन में क्या होगा कि किसी ने अटैक उटूक कर लिया तो कब्जा हो गया, तो कब्जा के बाद नेशनलिटी फिर चेंज होगी, तो सब्जुडिशन के थ्रू भी नेशनलिटी चेंज हो जाती है। सो आर्टिकल 15 ऑफ UDHR बोलता है एवरीवन हैज़ द राइट टू राइट ऑफ नेशनलिटी, कि हर बंदे के हक है कि उसके बाद नेशनलिटी का राइट हो। रिफ्यूजी के आर्टिकल 14 ऑफ UDHR 1948 गारंटी करता है कि राइट टू सीक इंजॉय एसलम इन अदर कंट्री। तो अगर जब तक वो एसलम नहीं मिलता तब तक उसको रिफ्यूजी बोला जाता है, जैसे ही मिल जाए उसको एसलम बोला जाता है। UN चार्टर, अब 52nd टॉपिक UN चार्टर। UN चार्टर किसे कहा जाता है? फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ UN नेशन। यूनाइटेड नेशन का फाउंडिंग डॉक्यूमेंट जो है उसको हम UN चार्टर बोलते हैं। इट वाज साइंड एंड केम इनटू फोर्स इन 1945। सो 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, उससे 2 साल पहले साइन और कम इनटू फोर्स भी आ गया था। तो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन के 4 गोल्स है। एक तो पीस एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन। तीसरा है कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन अचीव करना इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम। और चौथा कि एक सेंटर ऑफ हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशन इन द अटेनमेंट ऑफ मोस्ट कॉमन एंड्स। तो ये 4 गोल्स के साथ UN चार्टर आया है। और फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? कंसेंट ऑफ पार्टी,